सो हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सभी। हमारे एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले क्लास में सी टेट से रिलेटेड केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे या फिर देखे थे, बोल सकते हैं। तो उसी की जैसे उसकी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले बार एग्जाम में, पिछले बार नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में मतलब ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं या फिर आ चुके हैं, या फिर बोल सकते हैं आगे आने की भी संभावना हो सकती है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न एक होता है जिससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं और आपके साथ मिल करके वो क्वेश्चंस आपके साथ अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है केवल इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि परमाणु मतलब नॉर्मल चीज़ है, सबसे छोटा एटम है। इसे इससे छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, ये ऐसा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अभी वर्तमान समय में ये कहा जाता है या फिर ये सिद्ध है, बोल सकते हैं कि परमाणु को इससे भी छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ना। पेन हो गया, इसका थिकनेस, हाँ ये सही है। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नॉर्मल यहाँ पे चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। मान के चलिए ये एटम है या फिर परमाणु। परमाणु के सॉरी, परमाणु के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। परमाणु में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर एक सर्कल के रूप में रहता है, मतलब घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब आवेश रहित होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, बोल रहे पहला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे कि मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बाहरी सिरे पे, क्या बाहरी मतलब आउटर लेयर में ये घूमते रहता है। तो ये अंदर तो है नहीं, नाभिक में तो ये प्रेजेंट है नहीं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। दूसरा क्या है, या फिर बी नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे नाभिक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर है, न्यूट्रॉन अंदर है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, वो तो बाहर घूम रहा है। तो इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है या फिर हरित गृह गैस है। निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है क्या, हीलियम। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ना। कलर, थिकनेस, आंसर होगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर सॉरी सी होगा। गलती से ये बी टिक हो रहा है, इसको हम साफ कर देते हैं। इरेजर यहाँ पे अवेलेबल है। तो निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस है या फिर ग्रीन हाउस गैस है, तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान यानी कि भार होता है ना, किसी भी एटम का भार यानी कि उसका वजन। तो परमाणु, किसी भी परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को जब आपस में हम जोड़ देते हैं, या फिर बोल सकते हैं परमाणु का दुगुना होता है उसका परमाणु भार। ठीक है, तो 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा वो पूछ रहा है। तो हम जब, एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ना।
11 प्रोटॉन है ऐसे बोल सकते हैं और 12 न्यूट्रॉन। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो या फिर जब 11 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23, सॉरी ऊपर लिखना था। तो जब हम परमाणु भार निकालते हैं तो परमाणु भार बराबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन दोनों की संख्या को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो निकल के आ जाता है आपका परमाणु उसका द्रव्यमान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23। ठीक है, इतना क्वेश्चन ये वाला क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक छात्र ने कहा परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यह कथन ऑप्शन नंबर ए है पूर्णतः सही है, ऑप्शन नंबर बी है पूर्णतः गलत है, ऑप्शन नंबर सी है आंशिक रूप से सही है और ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है यह केवल कुछ तत्वों के लिए सही है। तो स्टेटमेंट क्या है इसमें, एक स्टूडेंट बोलता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बराबर होती है। प्रोटॉन में कितने चार्ज होते हैं, प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, मतलब सर्कल फॉर्म में रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, आविष्रहित रहता है ना, उसमें कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं रहता है। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसलिए बोल रहा है परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो हमारे ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है, ये मुख्यतः जो होते हैं अधातुएं, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो अधातुओं में इस प्रकार के बंध पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट होते हैं, आपस में मिलकर के इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई एक इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन देता है और आपस में ये बंध बनाते हैं, दूसरे सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वाटर यानी कि H2O, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी H2O। क्यों? इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड देखिए, सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड इसमें पाया जाता है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और थर्ड है H2O। H2O में क्या होता है, इसमें सहसंयोजक बंध किस प्रकार से पाया जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनों के कॉन्फ़िगरेशन का क्रम होता है 2, 8, 8, 18, 32, इस प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले वाले कक्ष में मान के चलिए ऑक्सीजन है। ठीक है, पहले वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में क्रम दिया गया है 2, 8, 18, 32, इस प्रकार का क्रम है। तो पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 2, दूसरे वाले में कितने भरेंगे, 8 भरना होता है। लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ही कितना है, 8, पहले वाले में 2 भरा तो बचा कितना, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब बीच में पहले वाले कक्षक में या कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, दूसरे में कितनी है, 6। अब यहाँ पे क्रम देखिए किस स्थिति में ये पूर्णता को प्राप्त करता है या फिर स्टेबल होता है। तो 2, 8, 8 या फिर 18, 32, इस क्रम में इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित रहते हैं, उसके आउटर कक्ष में उपस्थित रहते हैं। तो उस स्थिति में आपका एटम या फिर एलिमेंट होता है वो स्टेबल रहता है। तो अभी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब
इस स्थिति में ये स्टेबल तो है नहीं, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आएंगे तो ये स्थायित्व को प्राप्त करेगा, स्टेबल होगा। तो इसलिए क्या करता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए रहते हैं ताकि ये स्टेबल हो सके। नॉर्मली क्या होता है कि एटम्स जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताइए मुझे कि ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन देने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर एक एक करके ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो इससे इसमें ज़्यादा एनर्जी की खपत होगी। इसलिए ये क्या करता है, अपनी एनर्जी बचाने के लिए या फिर स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इजीली ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से अपना हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना। तो ऑक्सीजन, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, 6, ठीक है, 6 रहते हैं। तो 6 अवेलेबल हैं, तो इसमें क्या करेगा, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब साझा करेगा, उसके बाद फिर ये पूर्णता को प्राप्त करेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके बाद इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक विद्यार्थी ने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला, कुछ समय बाद विलयन का रंग बदल गया, इस परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। अब क्वेश्चन समझिए। इसके लिए क्या होता है ना कि आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि किसका मतलब किसका एटॉमिक नंबर कितना है, कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन है और लेस में कौन है। तो इसकी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, तब इस प्रकार के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो एक विद्यार्थी ने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला, लोहा, ठीक है, लोहा लोहा यानी कि आयरन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है। Fe को क्या करेंगे हम, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालेंगे, कॉपर जिसको Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे। ये आयरन मान के चलिए सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये एक्वस फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या करेगा, ये आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू कॉपर, तो ये क्या करता है, कॉपर को लात मार करके भगा देता है ना। तो इसमें क्या क्या निकल के आएगा, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है, तो फिर आयरन सल्फेट बनता है प्लस में कॉपर अलग, ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इसमें कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही है हमको, रिप्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। संयोजन, इसमें एडिशन होता है, मतलब जुड़ते हैं। अपघटन, अपघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। जो रिएक्शन रहेगा उसमें एलिमेंट मतलब अलग अलग भागों में टूटेंगे। उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके बाद फिर एटम आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाँ, सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सभी अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, सभी क्षार जल में OH आयन देते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, शुष्क HCl गैस नीले लिटमस को लाल नहीं करती है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, मतलब पहला लाइन क्या बोल रहा है, सभी अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। तो हाँ बिल्कुल, अम्ल का उसकी प्रकृति होती है H+ आयन देना, जल में उसको छोड़ा जाता है तो वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। सभी क्षार जल में OH- आयन देते हैं, बिल्कुल क्षार की भी प्रॉपर्टी होती है कि जल में उसको डालने पर वो क्या करते हैं, OH आयन देते हैं। शुष्क सी, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ना पहले, पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, शुष्क HCl गैस नीले लिटमस को लाल नहीं करती है। नॉर्मली एसिड का क्या होता है प्रॉपर्टी, कि वो नीले लिटमस को लाल कर देती है, और बेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाल को नीला कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, शुष्क HCl, हाँ हालांकि HCl क्या है, एक एसिड है, लेकिन यहाँ पे शुष्क बोल रहा है ना, शुष्क मतलब कि बहुत कम मात्रा में उसमें एसिड
प्रेजेंट होता है, तो उस केस में वो क्या करता है कि नीले लिटमस को लाल नहीं कर पाता। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो। बी बोल रहा है केवल दो और तीन। ऑप्शन सी बोल रहा है एक, दो और तीन। तो यहाँ बिल्कुल तीसरा सही है कि इसमें एक, दो और तीन तीनों सही हैं। सभी अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, सभी क्षार जल में OH आयन देते हैं, और शुष्क HCl गैस नीले लिटमस को लाल नहीं करती है। तो हमारा ये तीनों आंसर सही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समस्थानिकों का उदाहरण है? समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप वे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका भार यानी कि एटॉमिक मास या फिर परमाणु भार अलग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, उसका एक में है 12 और कार्बन 14, दो प्रकार के पाए जाते हैं। अब बी नंबर है सोडियम 23 और मैग्नीशियम 24। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन और आर्गन का दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन और हीलियम। तो मैंने क्या बोला, समस्थानिक पे होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, परमाणु या फिर एलिमेंट सेम होंगे, बस उनका मास या फिर हाँ मास अलग होता है। तो इसमें कार्बन देखिए ऑप्शन नंबर ए है क्या, कार्बन। इसमें कार्बन दोनों में उपस्थित है, लेकिन बी, सी और डी इसमें देखिए एलिमेंट ही चेंज हो गया है। उसमें एलिमेंट सेम होना है, बस उसका मास अलग होना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। समस्थानिक क्या है, एटम सेम होंगे, बस उनका मास अलग होगा। लेकिन बी, सी और डी इसमें एटम ही या फिर एलिमेंट ही चेंज कर दिया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंध पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी है क्या है, अमोनिया या फिर NH3। तो आयनिक बंध क्या होता है, जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं, है ना। इसमें ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा आंसर नंबर, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, है ना, सोडियम एक मेटल है, ठीक है। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2, 8, 8 2 10 और 1 11। ठीक है, 11 हो गया। अब क्लोरीन एक गैस है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 2, 8, 8 2 10 और 7 17। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जो पहले क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ मैं कि किसी भी एटम या फिर एलिमेंट को स्टेबिलिटी के लिए उसके आउटर मोस्ट में तो 2 हो या फिर 8 हो या फिर 18 हो या 32 हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो, मतलब पूरे होने चाहिए। ठीक है। इसमें सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और इसमें कितना है क्लोरीन का में 7। ठीक है। तो अब देखिए, इससे पहले यहाँ पे 8 है, ठीक है, और यहाँ भी इससे पहले 8 है। तो ये दोनों मतलब इस स्थिति में तो ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऑब्वियस है कि इसको एनर्जी अपनी बचानी होगी, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। और क्लोरीन का भी वही है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताइए, ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम पे एनर्जी खर्च करके किसी को देगा या फिर किसी से मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये अपने इसी नेचर के कारण ये दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और फिर स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, 4, 5, 6, 7। और यहाँ इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा, उसके बाद ये रिएक्ट करके बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या बोल रहा है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, यह तत्व होगा, कौन सा तत्व पाया जाता है? इसके लिए आपको एलिमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व या फिर कौन सा परमाणु होता है, उसका एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक कितना होता है। उसके आधार पर ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर पाएंगे
और फिर आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। ठीक है, 2, 8, 7। इसके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। पहला है धातु, दूसरा है उपधातु, तीसरा है अधातु और चौथा है उत्कृष्ट गैस। तो अब इसको जोड़ो, पहले जोड़ लेते हैं ना। 8, 2, 10 और 1 और 7, 17। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए किसका 17 है, क्लोरीन का। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, कैलकुलेट किया, कितना आया 17। 1 मिनट, पेन। 17 आया। तो इससे हमको पता चल गया कि 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है, क्लोरीन का, है ना। और क्लोरीन क्या होता है, एक प्रकार की गैस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ए है धातु, बी है उपधातु, तीसरा है अधातु, मतलब नॉन मेटल के अंतर्गत आती है। उत्कृष्ट गैस वो होती है जिनको नोबल गैस बोला जाता है, अक्रिय अक्रिय होते हैं, मतलब जिनका अष्टक पूरा होता है। लेकिन क्लोरीन क्या है, एक अधातु के अंतर्गत आएगा, इसलिए। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसलिए आपको एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए और एटम के बारे में या फिर एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए और उसका साइन है ना, उसका संकेत भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्सन और रीजन, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है और कंफ्यूज भी करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यानी कि असर्सन क्या बोल रहा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। और रीजन क्या दे रहा है, आयनों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल होता है। प्रबल मतलब कि बहुत ज़्यादा, है ना। तो असर्सन क्या बोल रहा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। ये वाला तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है अजरसन का। और रीजन क्या बोल रहा है, आयनों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल होता है। बिल्कुल, आयनों के बीच क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर ये भी आपका रीजन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं, आर सही व्याख्या नहीं है। सी बोल रहा है ए सही है, आर गलत है। डी बोल रहा है ए गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या कर रहा है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही है। आयनों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए, फोर्स बहुत ज़्यादा पाया जाएगा तो इसके इसके जो लैटिस या फिर जालक, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। इनके बीच में जो फोर्स होगा, अब फोर्स ज़्यादा गहरा रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में ही अगर हम बात करें कि कुछ भी अगर दिक्कत होती है या फिर कुछ काम करना रहता है, दो चीज़ों को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, तो उसको आपको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो वही है कि जो जुड़ी हुई चीज़ें रहेंगी या फिर जिनमें बहुत ज़्यादा घनिष्ठता से जो चीज़ें जुड़ी रहेंगी, उनको आपको अलग करने के लिए या तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए ये आंसर या फिर ये ऑप्शन या फिर ये रीज़न बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ना। अब अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है या फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी कि उसका मास या फिर भार 35 है तथा परमाणु क्रमांक 17 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी या फिर कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान 35 है और परमाणु क्रमांक 17 है। नॉर्मली क्या होता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है ना, उसका दुगना होता है उसका एटॉमिक मास। तो यहाँ पे 17 क्या है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला ही होता है। फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान से क्या करना है हमको, जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसको माइनस कर देना है। जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उसको एक दूसरे के साथ माइनस कर देंगे। मास, ठीक है, माइनस एटॉमिक नंबर, इसको माइनस कर देंगे। और न्यूट्रॉन का संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है ना। न्यूट्रॉन का संख्या ज्ञात करेंगे, उसका जो एटॉमिक मास है उसको माइनस कर देंगे हम एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे 35 और एटॉमिक नंबर कितना है 17।
35 से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है 18, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है 18। मतलब ऑप्शन के बारे में तो मैंने बताया ही, ऑप्शन बताया नहीं था, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए है 17, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 35 यानी कि 35, और ऑप्शन नंबर डी है 52। ठीक है, तो हमने एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस किया तो आंसर क्या आया हमारा 18, यानी कि हमारी न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है 18। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या सही है क्या गलत है ये देखना है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सभी धातुएं ठोस होती है, और फिर दूसरा बोल रहा है सभी गैर धातुएं गैसें होती हैं तीसरा बोल रहा है सभी धातुएं कठोर होती हैं, और चौथा बोल रहा है सामान्यतः धातुएं सॉरी आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं। तो चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला बोल रहा है सभी धातुएं ठोस होती हैं, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है सभी धातुएं ठोस होती हैं, क्योंकि क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि पारा यानी कि मरकरी क्या होता है, वो एक धातु है, लेकिन कमरे के ताप पे वो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना, पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, ये कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए सभी धातुएं ठोस होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी गैर धातुएं गैस होती है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी गैर धातुएं गैसें ही हो, जैसे कि ये भी गलत हो जाएगा, है ना। कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये किसमें ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और ब्रोमीन हो गया, ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं, और ये सारी ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि सभी गैर धातुएं गैसें होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेप्शनल है, ये ठोस होती हैं और ब्रोमीन ये तरल या फिर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा बोला है सभी धातुएं कठोर होती हैं, बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, सभी धातुएं कठोर होती हैं ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सोडियम एक धातु है, लेकिन ये सॉफ्ट फॉर्म में होता है ना, इसको चाकू से काटा जा सकता है इजीली, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा कि सभी धातुएं कठोर होती हैं। तो तीनों तो गलत है। अब चौथा देखते हैं, सामान्यतः धातुएं आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि सामान्यतः धातुएं आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं, इनको पीट पीट कर उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती है, जैसे कि लोहा वगैरह हो गया, इनको बीट कर इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है, मतलब कि तन्य होती है, तन्यता होती है, इनमें घातवर्धनीय और तन्य होती हैं। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही पहले ही दिख रहा है कि केवल चौथा कथन सही है। केवल कथन 4 सही है, ये वाला बस सही है। बी क्या बोल रहा है, सभी कथन सही है, गलत है बिल्कुल, कोई भी कथन सही नहीं है, ये भी गलत है। 1 2 3 सही है, ये भी गलत है, क्योंकि 1 2 3 तो गलत है ना, सिर्फ हमारा चौथा स्टेटमेंट सही है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, है ना। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, अब जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर पता है तो उसका संकेत भी पता होना चाहिए, मतलब तत्व की पहचान भी आपको होनी चाहिए, उसके परमाणु क्रमांक से भी आपको रूबरू होना ही पड़ेगा, तभी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो बेसिकली क्या है कि ये कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 8 का 8 दूनी 16 17 18। ठीक है, उसके बाद इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पहले 2 आया, फिर 8 आया, फिर 8 आया, फिर लास्ट में कितना बचा, 2। 8 का 8 दूनी 16 18 और 2 20। ठीक है, आउटर मोस्ट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब
ये स्टेबल तो है नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि किसी भी एटम या फिर एलिमेंट को स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके आउटर मोस्ट में या फिर क्या बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन रहे, 18 रहे या फिर 32 रहे। अच्छा, यहाँ पे पूछा है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो संख्या होती है उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, फिलहाल हमारे पास 2, ठीक है। तो इसलिए जो परमाणु क्रमांक 20 यानी कि कैल्शियम है, उसके संयोजी संयोजी या फिर संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2 होगी। इतना आंसर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे गलत पूछ रहे हैं ना, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है, बिल्कुल सही है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब बी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर पाए जाते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ही पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर ये नाभिक है, यहाँ प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या करते रहते हैं, गति करते रहती है ना। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर पाए जाते हैं, बिल्कुल बाहर पाए जाते हैं। अब सी बोल रहा है प्रोटॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है या फिर कौन सा कथन गलत है, वो पूछा है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर पाए जाते हैं, ये भी सही है। और प्रोटॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया है, बिल्कुल गलत है ये तो। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब और यहाँ क्या पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब डी बोल रहा है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। हाँ भाई, मतलब न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं है। यहाँ मैंने पहले ही बताया था कि न्यूट्रॉन वो क्या होता है, आवेश रहित होता है या फिर चार्ज रहित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि गलत होगा। मतलब सही सही वही है जो नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपचायक की तरह कार्य करता है। अपचायक की तरह कार्य करता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना, दूसरे को रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, H2। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन मतलब अपचायक वे पदार्थ होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना। तो हाइड्रोजन इजीली क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या फिर रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी है HNO3। तो मतलब इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। अब अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए है साबुन का घोल, ऑप्शन नंबर बी है शुद्ध जल, ऑप्शन नंबर सी है नींबू का रस, ऑप्शन नंबर डी है बेकिंग सोडा का घोल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है, साबुन का घोल। अब देखो निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है। अब देखिए नॉर्मली पीएच का कॉन्सेप्ट क्या है कि पीएच एक तो मतलब एसिड और बेस के केस में पीएच यदि 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक या फिर बेस होता है ना। और न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल वाले केस में पीएच का मान 7 होता है। तो यहाँ पे साबुन का घोल क्या बोला है, तो साबुन क्या है, साबुन क्या है, साबुन एक प्रकार का बेस है। तो बेस है इसका मतलब क्या है, इसका पीएच मोर देन 7, ठीक है। बेस है मतलब इसका पीएच मोर देन 7 है। शुद्ध जल जिसको आशुद्ध जल बोला जाता है, इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है, नींबू का रस, नींबू का रस यानी कि अम्ल है, क्या है, अम्ल है, इसका पीएच 7 से कम होता है, समथिंग इसका 2.2 से उधर आगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 2 और 3 के बीच में, इतने तक में ये मेंटेन रहता है। और डी क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा का घोल, बेकिंग सोडा क्या है, एक प्रकार का बेस है, ये मतलब ये भी मोर देन 7, ठीक है। बेस है, मोर देन 7 है, ये प्रकार का एक प्रकार का बेस है, ये भी एक बेस
एक प्रकार का बेस है, ये भी बेस है, और ये तो न्यूट्रल है, शुद्ध जल। और नींबू का रस ये क्या है आपका, एसिडिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्लियर हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी परमाणु में 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। यदि किसी परमाणु में 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी द्रव्यमान संख्या बाहर यानी कि निकल के आ जाती है। और इलेक्ट्रॉन वो तो उसके बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। मास निकालेंगे तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है 20, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है वो भी 20 है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40। ऑप्शन में कहीं पे 40 अवेलेबल है, हाँ है। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन नंबर सी है 60 और ऑप्शन नंबर डी क्या है 80। तो हमने कितना निकाला है 40, तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी 40। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और इसी प्रकार से यदि आपको और सारे कंटेंट चाहिए या फिर केमिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चंस चाहिए तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए। इसी प्रकार से ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी और उम्मीद करती हूँ आगे भी आपको क्लासेस पसंद आएंगी। और इस टाइप से बहुत सारे कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्लास लिए जाते हैं या फिर लिए जाएंगे भी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ठीक है, इसी प्रकार मतलब आपसे आगे की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।